जन्नत को बुलाने उसके कमरे में चली गई। उनके जाते ही सोफे पर फैलकर बैठा अर्श निधान को देख बोला, निधान भाई आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं। अरे अपने ससुराल का चाय ही पी लीजिए कम से कम। निधान ने आंखें छोटी करके उसे घूरा और फिर दूसरी तरफ देखने लगा। इधर ममता जी जन्नत के कमरे में आई और आते ही बोली, जन्नत तुझे पता है लड़का तो तेरे मामा से भी खूबसूरत है। मुझे तो आज तक यही लग रहा था कि तेरे मामा जी ही सुंदर हैं, लेकिन बाहर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज सलमान खान, अक्षय कुमार, गोविंदा सब मेरे घर आ गए हैं। मैं भी थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। मामी कहीं आप ये तो नहीं भूल रही है कि वो लोग मुझे देखने आए हैं। आपको नहीं जो आप खुद को इतना संवारने में लगी हुई। जन्नत मुँह बनाते हुए बोली। ममता जी ने घूर कर उसे देखा तो वो अपनी जगह से उठ गई। ममता जी जन्नत को साथ लेकर बाहर आई। उसे देखते ही निर्वी के साथ पूरे रघुवंशी फैमिली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेबी पिंक कलर की खूबसूरत सी साड़ी में जन्नत बड़ी ही प्यारी लग रही थी। निधान तो अपने फोन में बिजी था, इसीलिए उसने अभी तक जन्नत को नहीं देखा था। तो वहीं जन्नत की पलकें भी झुकी हुई थी। ममता जी ने जन्नत को निधान के बगल में बिठा दिया, लेकिन अब भी दोनों ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा था। निर्वी ने मुस्कुराते हुए जन्नत का चेहरा ऊपर उठाया और अनुषा से बोली, मम्मा देखिए मेरे निधान के लिए मैंने हीरा चुना है। कल जब मैं इससे मंदिर में मिली थी ना, तभी ये निधान के लिए पसंद आ गई थी। जन्नत ने अब अपनी पलकें ऊपर उठाई तो सामने निर्वी को देख उसे याद आया कि कल मंदिर में उसने निर्वी को गिरने से बचाया था। निर्वी को देखते ही अभी तक जो वो एकदम शर्मिली गुड़िया बन रही थी, अब अपने फॉर्म में आ गई। निर्वी का हाथ पकड़ चहकते हुए बोली, अरे आंटी आप मेरा रिश्ता लेकर आई हैं, तब तो आपका बेटा भी आपके जैसा स्वीट ही होगा। आप कितनी क्यूट हैं आंटी। कल तो मैं आपसे ज्यादा बात ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे ना अपने उस खड़ूस बॉस से बहुत डर लगता है। आपको पता है वो ना एकदम ढक्कन है ढक्कन। गुस्सा तो जैसे उनके सिर पर धूम ताना ना धूम करता रहता है। उसकी बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। अर्श, अनाया और श्रव्या तो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने में लगे हुए थे। वहीं निधान के कानों में जब जन्नत की आवाज गई तो उसके कान खड़े हो गए। उसने तुरंत अपने बगल में बैठी जन्नत की तरफ देखा। बस इसी टाइम पर जन्नत ने भी अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। दोनों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा और अगले ही पल दोनों की चीख वहां गूंजी, जिसे सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों ने अपने कान बंद कर लिए। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। जन्नत और निधान एक दूसरे को देखकर चीखें क्यों, लेकिन अभी कोई कुछ पूछता उससे पहले ही जन्नत और निधान एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए अपनी जगह से उठे और दोनों एक साथ तेज आवाज में चिल्लाए, तुम आप यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हैं? और तुम मॉम, आपको पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी मेरे लिए। मामी, क्या आपको इतने बड़े शहर में लड़कों का अकाल पड़ गया था जो आपने इनको पसंद किया मेरे लिए? अरे इससे अच्छा तो मैं पूरी जिंदगी केवारी मर जाती। निधान और जन्नत के एक्सप्रेशंस इस वक्त ऐसे थे जैसे वो दोनों एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते हो। अर्श, अनाया और श्रव्या स्नैक्स खाते हुए कभी जन्नत को देखते तो कभी निधान को। उन्हें ये सब कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा था।
निधान जन्नत को घूरते हुए बोला, मॉम मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। अरे तो आपसे करना ही कौन चाहता है, आप और मैं एक साथ। अरे इससे अच्छा मैंने जो कल मिर्ची का पेड़ लगाया है उसमें फांसी लगा मर ना जाओ। भाभी डॉट फांसी लगाना तो ठीक है लेकिन मिर्ची के पेड़ पर ये कुछ समझ नहीं आया। अर्श हंसी कंट्रोल करते हुए बोला। उसकी बात सुन जन्नत अब बड़ी ही मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए बोली, वो क्या है ना देवर जी, मैं बहुत मासूम हूँ ना किसी बड़े से पेड़ पर फांसी लगाने से मैं सचमुच का मर जाऊंगी। अर्थ ने उसे भाभी कहा तो जन्नत ने भी उसे देवर जी कह दिया। उसे याद ही नहीं रहा कि अभी उसने शादी करने से मना किया है। निधान ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ घुमाया और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला, लिशन, तुम चाहे किसी भी पेड़ में फांसी लगाओ, आई डॉट केयर समझी। और निधान, जन्नत, ममता जी और निर्वी दोनों ने एक साथ उन्हें रोका तो निधान बोलते बोलते रुक गया। उसने एक नज़र निर्वी को देखा और अपनी मुट्ठी कस चुपचाप बैठ गया। जन्नत भी मुंह बनाते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। दोनों को शांत देख सबने गहरी सांस ली। अनुषा जन्नत का हाथ अपने हाथों में थामे मुस्कुराते हुए बोली, बेटा आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते। जन्नत ने तिरछी नजरों से निधान को देखकर मुंह बनाया, फिर अनुषा की तरफ हल्का सा झुकते हुए धीमी आवाज में बोल, यही मेरे वो बॉस है जो मुझ पर हर वक्त बॉसगिरी झाड़ते रहते हैं। जन्नत को बेशक से ये लग रहा था कि उसने ये बात धीमी आवाज में कही है, लेकिन उसकी बात वहां बैठे सभी लोगों ने सुन ली थी। निधान को तो उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चलता तो वो जन्नत का सिर फोड़ देता। निधि अपनी जगह से उठकर झट से जन्नत के पास आई और उसके माथे को चूमते हुए बोली, हाय मेरी भोली रानी, मेरे निधान के लिए मुझे तुम पसंद हो। भला इतनी प्यारी बच्ची से कोई कैसे शादी करने से मना कर सकता है। वही तो ऑन्टी, ऑन्टी नहीं बेटा नानी माँ कहो। मैं निधान मुझे नानी माँ ही कहता है। वही तो नानी माँ, मैं इतनी प्यारी और मासूम हूँ लेकिन फिर भी ये मुझे देखकर डायनासोर की तरह खाने को दौड़ते हैं। मॉम मैं इस लड़की से बात करना चाहता हूँ। निधान जो अब जन्नत की बातों से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, अपनी जगह से उठ कर बाहर जाते हुए बोला। जन्नत ने अपनी मामी को देखा जो उसे आंखें तरेड़ते हुए देख रही थी। ममता जी बनावटी हंसी हंसते हुए, हाँ हाँ बिल्कुल, लड़का और लड़की को मिलकर बात कर लेना चाहिए। जन्नत जाओ। जन्नत मुंह बनाते हुए अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी कि तभी तेज कदमों से चलते हुए ममता जी उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ तेजी से दबाते हुए धीमी आवाज में बोली, अगर कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तूने तो अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखना, समझी। ममता जी मुस्कुराते हुए वापस अपनी जगह आ गई। जन्नत जैसे ही बाहर आई, निधान ने उसका बाह पकड़ी और खींचते हुए उसे गाड़ी से लगा दिया। अब जन्नत की पीठ गाड़ी से लगी हुई थी और उसके दोनों साइड हाथ रखे निधान उसके ऊपर झुक गया। रुद्र ऑफिस से घर आया। उसे देखते ही सिया झट से किचन में उसके लिए कॉफी बनाने चली गई। सारवी के बारे में सोचते हुए रुद्र अपने कमरे में आया। टाई ढीली कर उसने सोफे पर फेंका, फिर शर्ट के बटन खोलते हुए वॉशरूम में घुस गया। शॉवर ऑन कर वो उसके नीचे आंख बंद करके खड़ा हुआ। उसकी आंखों के सामने इस वक्त
आहान का सारवी को गोद में उठाकर गोल गोल घूम रहा था और जिस तरह से हंसते हुए दोनों के चेहरे पर चमक थी, इससे किसी को भी साफ समझ में आ जाता कि दोनों के ही बीच में दोस्ती से कहीं ज्यादा बढ़कर है। उसने शावर बंद किया और टॉवल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तब उसे याद आया कि वो तो टॉवल लेकर आया ही नहीं। उसने बालों में हाथ फिराते हुए पानी झटका और वॉशरूम में से ही बोला, वाइफी। सिया जो अभी अभी कॉफी लेकर कमरे में आई थी, रुद्र की आवाज सुनते ही उसने कॉफी टेबल पर रखी और ना में सिर हिलाते हुए कबर्ड कसे टॉवल निकाल वॉशरूम का दरवाजा नॉक करते हुए बोली, मिस्टर हैंडसम, आप ये जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए करते हैं, वरना हर रोज कोई टॉवल भूलता है क्या? रुद्र ने मुस्कुराते हुए दरवाजा हल्का सा खोल अपना हाथ बाहर निकाला तो सिया ने उसके हाथ में टॉवल पकड़ा दिया, लेकिन रुद्र ने टॉवल की जगह उसका हाथ पकड़ उसे ही अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। सिया, जिसने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, वो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करते हुए रुद्र को देख रही थी, जो बड़ी ही इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था। अभी वो कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र ने उसे कमर से पकड़कर आगे घुमाया और बिना एक पल गंवाने हाथ ऊपर कर शॉवर ऑन कर दिया। अब शॉवर का पानी रुद्र के चेहरे से होते हुए सिया के चेहरे पर पड़ रहा था। चूंकि सिया रुद्र के सीने तक आती थी, इसीलिए उसे चेहरा ऊपर कर रुद्र को देखना पड़ रहा था। रुद्र के चेहरे से लेकर होठों से पानी की बूंदें टपक कर जैसे जैसे सिया के चेहरे पर गिर रही थी, सिया की सांसें गहरी होती जा रही थी। सिया उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, से ये क्या कर रहे हैं आप मिस्टर हंडसम? वाईफाई कहते हुए रुद्र ने उसे खुद के करीब खींचा और इंटेंस नजरों से उसे देखने लगा। सिया के हाथ में अभी भी टॉवल था, लेकिन अब उन्हें टॉवल का कहाँ ही कुछ होश था। रुद्र ने उसकी आंखों में शिद्दत से देखते हुए उसके चेहरे पर आए गीले बालों को कान के पीछे किया और धीरे से उसके अधरों को कैद कर लिया। दोनों की आंखें खुली थी और दोनों ही एक दूसरे को गहरी नजरों से देख रहे थे। रुद्र के हार्ड लिप्स उसके सॉफ्ट लिप्स को बड़े ही सॉफ्टली चूम रहे थे। सिया के हाथ से टॉवल छूटकर नीचे गिर गया। सिया ने अब अपने हाथ उसके गले में फंसाया और उसके एकदम करीब होकर उसके होठों को चूमने लगी। रुद्र की नजरें जिस तरह से उसे देख रही थी, उसे देख सिया ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र ने भी उसके होठों को चूमते हुए अपनी आंखें बंद की और सिया के सीने पर से उसका आंचल नीचे गिरा दिया। अब रुद्र के होंठ उसके गले से लेकर कॉलर बोन तक का सफर तय कर रहे थे। उसके होंठ जैसे जैसे सिया को अपनी बॉडी पर चलते हुए महसूस हो रहे थे, वैसे वैसे उसकी सांसें गहरी होती जा रही थी। दोनों की ही सांसों का शोर पूरे वॉशरूम में गूंज रहा था। रुद्र अब नीचे बैठ उसके कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए गहरी आवाज में बोला, वाइफी, तुम्हें आहान कैसा लगता है? सिया, जो रुद्र के प्यार में पूरी तरह से डूबने को आतुर थी, उसका सवाल सुनते ही उसकी आंखें एक झटके से खुल गई। उसने गुस्से में घूर कर रुद्र को देखा और बोली, आपको शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी से कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है? जन्नत के चेहरे पर झुका निधान गुस्से में धधकती लाल आंखों से जन्नत को घूरे जा रहा था। उसे इतने गुस्से में देख जन्नत के रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऊपर से उसे खुद के इतने करीब देख उससे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। वो गला तर करते हुए बोली, दा देखिए सब लो ग हमें ही दे
देख रहे हैं। कौन देख रहा है कौन नहीं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, इसीलिए तुम अंदर जाकर मना करोगी कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी है। लेकिन ये बात तो आप भी कह सकते हैं ना, मैं क्यों कहूँ? इसका मतलब तुम मुझसे शादी करने के सपने देख रही हो, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे सपने भले ही डरावने होते हैं, लेकिन आपके जितने डरावने तो बिल्कुल नहीं। जन्नत तपाक से बोली, जिसे सुनते ही निधान ने उसका मुंह जोर से दबाया और दांत पीसते हुए खुद को देखा है कभी आईने में। एक नंबर की बदतमीज और बददिमाग लड़की हो तुम, जिसे ना ही फैशन का कोई सेंस है और ना ही कुछ काम आता है तो बस एक चीज, लोगों का दिमाग खाना। मुझे तो लगता है कि तुम खाने की जगह लोगों का दिमाग खाती हो है ना। जितने मन से मामी चावल में से कंकड़ निकालती हैं ना, उतने मन से ती आप मेरी कमियां निकालते रहते हैं। जन्नत ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे हल्का सा धक्का दिया और मुंह बनाते हुए बोली। वही उसका एग्जाम्पल सुनते ही निधान एक बार फिर इरिटेट हो चुका था। उसने किसी तरह अपने गुस्से को दबाया और बोला, लिशन, तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम अंदर सबसे यही कहोगी कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी है, दैट्स इट। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, मैं नहीं कर सकती इस शादी से इनकार। मेरी मामी मुझे अपने तानों के कड़ाही में डालकर तल देंगी। निधान भाई एंड क्यूट भाभी, आप दोनों की बातें हो गई हो तो प्लीज अंदर आ जाइए। नीरू बुआ आप दोनों को बुला रही है। अर्श वहां आते हुए बोला तो निधान आगे कुछ कह ही नहीं पाया। गुस्से में जन्नत को आंखें दिखाते हुए वो तेज कदमों से अंदर चला गया। जन्नत भी अंदर आई। निर्वी ने उसका हाथ पकड़ा और एक बार फिर उसे निधान के बगल में बिठाया। अनुषा ने उसके सिर पर चुनर डाल उसके माथे पर शगुन का टीका लगाया। फिर निधान को निर्वी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों में से कंगन निकाल जन्नत के हाथ से पहनाया और बोली, मेरी शादी में सम्मा ने मुझे पहनाया था और अब मैं अपनी इस प्यारी सी बहू को पहना रही हूँ। ये ठाकुर परिवार का खानदानी कंगन है, इसे कभी मत उतारना बेटा। है ना मम्मा? अनुषा ने मुस्कुराते हुए निर्वी के गाल पर हाथ रखा और बोली, हाँ बिल्कुल, जैसे आज तक मेरी बहू ने इसे संभाला है, अब तुम्हें भी इसे संभालना होगा ताकि तुम भी एक दिन अपनी बहू को ये पहना सको। जन्नत के चेहरे पर शर्मिली मुस्कान तैर गई भी, जिसे देखते निधान मन ही मन बड़बड़ाया, देखो तो कैसे शर्मा रही है, जैसे दादी ने जो कहा वो सच ही हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतना परेशान कर दूंगा कि तुम खुद ही इस शादी से इनकार कर दोगी। मिस हेवन, आपस में बात करके सबने ये तय किया कि किसी दिन पंडित जी से बात करके रोके और शादी का मुहूर्त निकलवा लिया जाएगा। थोड़ी देर बाद जन्नत को ढेर सारा शगुन का सामान देकर रघुवंशी फैमिली और ठाकुर फैमिली वहां से चली गई। आहान और सारवी बाहर घूमने में इतने मस्त हो गए कि दोनों को ही समय का भान ही नहीं रहा। पैदल चलते चलते सारवी अब बुरी तरह से थक चुकी थी, जिसे देयाते ही आहान ने बिना कुछ सोचे समझे उसे गोद में उठा लिया। सावी इतना थक गई थी कि उसने भी बिना कोई आर्गुमेंट किए आहान के सीने पर सिर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। आहान ने पहले सोचा कि अपनी गाड़ी मंगवा ले, लेकिन फिर कुछ सोच उसने ये प्लान कैंसिल कर दिया। वो चलते हुए अपनी बाइक तक आया जहां उसने कुछ देर पहले पार्क की
थी। बेशक से सार्वी उसके बाइक पर नहीं बैठ सकती थी, इसीलिए अहान ने अपनी बाइक पास के ही पार्किंग में पार्क कर दी थी। सार्वी की गर्म सांसें अपने चेस्ट पर महसूस कर अहान ने देखा तो उसके सीने में चेहरा छुपाए सार्वी किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। ये अच्छा है, हीरोइनी खुद तो गहरी नींद में सो गई और मैं क्या करूं? अब बाइक पर तो तुम बैठोगी नहीं और गाड़ी में मंगवा नहीं सकता, क्योंकि फिर मॉम सवालों की झड़ी लगा देंगी। सिंघानिया मेसन से अगर गाड़ी मंगवाया तो तुम्हारे उस हिटलर डैड की काली आंखें मुझे खाने को दौड़ेगी। खबरदार नवाब साहब, अगर आपने मेरे डैड को कुछ भी कहा तो। सार्वी नींद में ही बड़बड़ाई। अहान ने एक नज़र उसे देखा, फिर सामने खड़ी अपनी बाइक को, और अब उसके चेहरे पर शरारती स्माइल थी। यो सार्वी को गोद में लिए ही बाइक पर बैठा। अब सार्वी उसके आगे बैठी थी, वो भी उसके सीने में चेहरा छुपाए गहरी नींद में खोई हुई। उसे तो पता ही नहीं था कि आज तो अहान के साथ बाइक पर बैठ चुकी है। अहान ने सार्वी के दोनों पैर इधर उधर कर हाथों को अपने कमर के इर्द गिर्द रखा और सार्वी के चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, हीरोइनी अच्छे से पकड़ना, छोड़ना मत मुझे, कभी नहीं छोड़ूंगी आपको नवाब साहब। आप भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सार्वी एक बार फिर नींद में बड़बड़ाई। अहान उसकी बात सुन मुस्कुराया। उसने बाइक स्टार्ट की और अब उसकी बाइक रघुवंशी मेंशन के रास्ते पर धीमी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। रुद्र के पूछने पर कि उसे अहान कैसा लगता है, सिया ने गुस्से उसे घूरकर देखा और बोली, आपको शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी से कोई ये पूछता है कि उसे उसके अलावा कोई और मर्द कैसा लगता है? वाइफी, रिलैक्स। तुम जैसा सोच रही हो मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि आज घर आते टाइम मैंने सार्वी को उसके साथ देखा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सरू का फ्रेंड है वो, उसके साथ नहीं होगी तो किसके साथ होगी? अब हटिए, खुद तो भीगे ही थे, हमें भी पूरा भीगा दिया। सिया ने रुद्र को खुद से दूर किया और अपने गीले कपड़ों को देखते हुए बाहर जाने के लिए दरवाजे का हैंडल पकड़ा ही था कि रुद्र ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। वाइफी, इतनी भी क्या जल्दी है बाहर जाने की? वैसे भी पिछले सीजन में हमारा रोमांस अच्छे से हो नहीं पाया था, तो क्यों ना वो इस सीजन में पूरा किया जाए। मिस्टर हंडसम, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ना? बच्चे बड़े हो गए हैं और आपको रोमांस सूझ रहा है। छोड़िए, हमें मम्मा के पास जाना है। फिलहाल तो तुम इस वक्त कहीं नहीं जाने वाली हो, समझी? और वैसे भी बच्चे बड़े हो गए तो क्या हुआ, अब हम अपना रोमांस बिना किसी रोक टोक के कंप्लीट कर सकते हैं। सार्वी जब छोटी थी तब तो मैं जैसे ही तुम्हारे करीब आता वो रोने लगती, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, इसीलिए अब तुम मुझे नहीं रोक सकती। ये सब रुद्र ने इतनी मदहोशी में कहा था कि सिया, जो उसके टच से ही पिघलने लगती थी, वो कुछ कह ही नहीं पाई और खुद को रुद्र को सरेंडर कर दिया, जिसे देखते ही रुद्र ने एक बार फिर उसके कंधे से उसका पल्लू नीचे गिराया और उसे पलटकर उसकी गोरी पीठ को चूमने लगा, जिससे सिया की पकड़ अपनी साड़ी पर कस गई। उसने आंखें बंद की और गहरी गहरी सांस लेने लगी। देखते ही देखते सिया की साड़ी वॉशरूम में गिरी हुई थी और दोनों एक दूसरे को प्यार करने में खोए हुए थे। अहान की बाइक सिंघानिया मेंसन के पार्किंग में आकर रुकी। अहान
पहले भी सार्वी के साथ सन आया करता था, इसीलिए गार्ड ने भी उसे नहीं रोका। गार्डन में वॉक करती मीरा की नजर भी अब तक दोनों पर पड़ चुकी थी। आहान बड़ी ही सावधानी से बाइक से उतरा और फिर उसने सार्वी को किसी बच्चे की तरह गोद में उठा लिया। सार्वी के दोनों पैर आहान के कमर पर लिपटे हुए थे और वो आंख बंद कर सुकून के एहसास में डूबी गहरी नींद में सोई थी। आहान उसे लेकर आगे आया कि मीरा दोनों हाथ बांधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे सामने देखते ही आहान सकपका गया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए, आंटी क्या मैं हीरोइन को उसके रूम में सुलाकर आऊं फिर आपके सवालों का जवाब दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम अपनी हीरोइन को आराम से सुलाकर आ सकते हो। मीरा शरारती मुस्कान होठों पर चिपकाए आई रोल करते हुए बोली। आहान तेज कदमों से चलते हुए अंदर आया और सीढ़ियां चढ़ सार्वी के कमरे में उसे बड़े ही आराम से बेड पर सुला दिया। वो जाने के लिए पलटा कि उसकी नजर सार्वी के पैरों में पहने सैंडल पर पड़ी, जिसे देखते ही वो मुस्कुरा उठा। हीरोइन तुम बिल्कुल छोटी बच्ची ही हो। अंकल से कहना पड़ेगा कि तुम्हारी शादी ऐसे लड़के से करे जो तुम्हें अच्छे से संभाल सके, और प्यार तो बेशुमार करे वो तुमसे। कहते हुए आहान ने सार्वी के पैरों से सैंडल निकाला और फिर एसी का टेम्परेचर सेट कर कमरे से बाहर निकल गया। जैसा उसे लगा था मीरा अभी भी गार्डन में थी। आहान उसके साथ चलते हुए बोला, कहिए आंटी क्या बात करनी है आपको? कुछ खास नहीं, बस इतना बताओ क्या तुम्हारे दिल में सार्वी के लिए फीलिंग्स हैं? यस आंटी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एक दोस्त की तरह। आपने शायद कुछ ज्यादा सोच लिया, लेकिन ना ही मेरी तरफ से और ना ही हीरोइनी की तरफ से ऐसा कुछ भी है। अच्छा मैं चलता हूँ, मॉम वेट कर रही होंगी। आहान ने कहा तो मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। आहान वहां से वापस बाइक लेकर अपने घर निकल गया। मीरा उसे जाते देख मुस्कुराते हुए बोली, ये तो वक्त ही बताएगा बेटा जी कि आप दोनों के बीच में क्या है। अगली सुबह अर्श अनाया और श्रव्या के साथ बाहर आया था। अनाया और श्रव्या ने आइसक्रीम खाने की जिद की तो अर्श को गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर के सामने रोकनी पड़ी। अर्श ने अनाया और श्रव्या को गाड़ी में रहने को बोलकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ गया। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि दो लड़कियां जो आपस में कुछ बात करते हुए हंस रही थी, अर्श को देखते ही उन्होंने फ्लाइंग किस पास की, जिसे देख हर्ष ने भी बड़ी अदा से उनकी किस कैच कर उनकी तरफ फ्लाइंग किस पास कर दिया। ये सब कुछ करते हुए अर्श की नजर सामने से आती धरा पर गई ही नहीं और वो एक बार फिर उससे टकरा गया। टक्कर इतनी जोर का हुआ कि अब धरा एक बार फिर नीचे गिरी हुई थी। अर्श ने हड़बड़ाते हुए जैसे ही सामने देखा कि धरा को देखते ही एक पल को उसका गला सूख गया, लेकिन फिर वो बड़े ही एटीट्यूड से घुटनों के बल नीचे बैठा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, ओह सॉरी मिस धरा, आपको देख कर चलना चाहिए था ना, ऐसे हर बार मुझे टक्कर मारेंगी तो कैसे चलेगा। धरा जो अब तक अपने हाथ में हुए हल्की खरोंच देख रही थी, अर्श की आवाज सुनते ही उसने तुरंत सामने देखा। अर्श को देखते ही उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई। अपना हाथ झाड़ते हुए वो उठकर खड़ी हुई और अर्श को बिना मौका दिए उसका कॉलर पकड़ अपनी तरफ झुकाया और बोली, क्यों बे, क्या कहा तूने कि मैं तुझसे टकराई हूँ? अबे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मुझे तुझसे टकराने का बड़ा शौक है। टकराने का शौक ना हीरोइन को होता है, हीरो से
लेकिन यहाँ तो कहीं हीरो ही नहीं है। हीरो की जगह पर एक गधा मुझे दिख रहा है बस, जो आंखें सेकने में इतना बिजी हो गया है कि उसे सामने से आती ये धरा मित्तल दिखी ही नहीं। पिछली बार कहा था ना मैंने कि तू मुझे दिख मत जइयो, लेकिन तूने तो मुझे हल्के में ले लिया। कोई बात नहीं, आज के बाद तू मुझे हल्के में लेने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अर्श अभी कुछ समझने की कोशिश करता उससे पहले ही धरा ने अपना घुटना मोड़कर उसके पैरों की बीच में जोर से मारा, जिससे अर्श की आंखें बड़ी हो गई। अर्श अब अपने घुटनों के बीच में हाथ रखे बड़ी ही खतरनाक नजरों से धरा को देख रहा था। उससे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। धरा ने अपने बालों में उंगलियां घुमाई और बड़ी ही स्टाइल से वहां से जाते हुए बोली, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, गधा चला है बनने होशियार। अर्श बेचारा अभी भी सदमे में खड़ा अपने दर्द को जब्त करने की कोशिश कर रहा था। उसने जाती हुई धरा को घुरा और मन ही मन बुदबुदाया, धरा मित्तल, अगली बार अगर तुम मुझे मिली तो इसका बदला मैं किस तरह से लूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। कोलकाता। रूहान इस वक्त कोलकाता के सबसे बदनाम गली में खड़ा था। उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो बस अपने आस-पास नजर दौड़ाए वहां खड़ी लड़कियों को देख रहा था, जो न जाने कैसे कैसे इशारों से उसे बुला रही थी। लेकिन रूहान की नजर तो किसी को शिद्दत से ढूंढने में लगी हुई थी, पर अफसोस उसे वो दिख नहीं रही थी। दरअसल उस पार्टी से रूहान कल रात वापस अपने कमरे में आ गया था। उसने सोने की लाख कोशिश की, लेकिन मिश्का कोहिनूर का भावहीन चेहरा उसके जहन में इस कदर बस गया था कि वो पूरी रात सो नहीं पाया, जिसका अंजाम ये हुआ कि उसने पर्व से मिश्का के बारे में सब कुछ पता करने को कह दिया। पर्व को ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इतना पता चला कि मिश्का कोलकाता की सबसे बदनाम गली सोनागाछी में रहती है, और अब सुबह होते ही वो यहाँ मिश्का को बस एक नज़र देखने आ गया। लेकिन उन हजार चेहरों में उसे वो चेहरा नजर नहीं आ रहा था जो उसके बेचैन दिल को थोड़ा सा चैन दे सके। दिल के हाथों मजबूर आज रूहान मल्होत्रा उस जगह पर खड़ा था जहां उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसे एक जगह कम से खड़ा देखा। एक लड़की बड़ी ही अया से चलते हुए उसके पास आई और उसके सीने काम से, यही बड़ा है, चलना अंदर तुझे इसकी सैर कराती हूँ। उसकी नजरें जिस तरह से उसे देख रही थी, रूहान अनकंफर्टेबल होते हुए 2 कदम पीछे हट गया और अपना चलातर करते हुए बोल, आप गलत समझ रही है, मैं यहीं सिर्फ किसी को देखने आया हूँ। अच्छा, किसे? अभी रूहान कुछ कहता उससे पहले ही एक हट्टा कट्टा आदमी उसके पास, आप तुम्हें हीराबाई ने अंदर बुलाया है। रूहान को समझ नहीं आया कि हीराबाई को कैसे पता चला कि वो यहाँ है और अब वो उसे क्यों बुला रही है। उस आदमी ने रूहान को ऊपर की तरफ देखने का इशारा किया तो रूहान ने चेहरा ऊपर उठाया, जहां अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी हीराबाई पान चबाते हुए उसे ही देख रही थी। हीराबाई ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने का इशारा किया। रूहान 2 मिनट तक कुछ सोचता रहा, फिर उस आदमी के साथ अंदर चला गया। उसके जाते ही वो लड़की भी मुंह बनाते हुए वापस अपनी जगह आकर खड़ी हो गई। क्यों बुला रही है हीराबाई रूहान्स को? क्या करने वाला है अर्श धरा के साथ?